क्या होने वाला है अगले कुछ सालों में कि लोग यहाँ आकर इन्वेस्ट करें। टेक्निकली हमें प्रॉपर्टी वो लेनी चाहिए जहां हमारा पैसा दुगना हो तिगना हो। तो जहां 90% पब्लिक बाहर से आती है वहां एक आपको प्रॉपर्टी में अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन वो आज भी लोग तरस रहे हैं अपनी गाढ़ी कमाई लगा लगा के, और उनको वो पोजीशन नहीं मिला। तो अब जब इतने बड़े बड़े नाम पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो और बाकी बहुत सारे बिल्डर्स हैं उस पर कैसे लोग ट्रस्ट करें। नो रिस्क नो गेन। रिस्क लोगे तो कुछ गेन पाओगे। आप प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ पैसा एक्यूमुलेट करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है, नहीं तो गो फॉर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। भाई साहब, लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के पास बड़े महंगे मुंहमांगे दामों पे प्रॉपर्टी खरीदी, क्या उनका पैसा डूब गया? आज पेट्रोल 90 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर जो भी है, अगर कोई मुझे 20 रुपए लीटर दे रहा है तो मुझे भी तो सोचना पड़ेगा इतना सस्ता क्यों। नोएडा यूपी का फेस है। अच्छा, यूपी का जो मैक्सिमम रेवेन्यूज होता है वो यहाँ से होता है। हाँ। अगर यूपी गवर्नमेंट को चमकाना है तो उसे नोएडा चमकाना पड़ेगा। सेक्टर 94 में ट्रम्प टावर इज कमिंग। ट्रम्प टावर, ये डोनाल्ड ट्रम्प वाला ही। वो अगर आपको लगे कि इसकी प्रॉपर्टी कीमत नहीं बढ़नी तो कभी खरीदिए मत। इट्स अ ब्लॉक इन्वेस्टमेंट। एक यंग ब्लड की अगर बात करें, वो 2 लाख लोग अगर आएंगे वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ लगाएं, कमर्शियल में, रेसिडेंशियल। लेकिन बिल्डर के नाम से लोग डरते बहुत है। क्यों? नोएडा में पैसा लगा दिया और 5 साल बाद पैसा डूब गया। मैं अपने 50 लाख, 60 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए बिल्डर्स के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए नहीं लगाऊंगा। नोएडा में कितनी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और आपके मुताबिक किसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी और मेरे साथ अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार। अभिषेक, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो 3 ऑप्शन आते हैं। या तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दें, या आप गोल्ड खरीद लें, या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें। बिल्कुल। बेसिकली नोएडा जो है ना, वो एक तरह से जब से जेवर एयरपोर्ट की चर्चा होने लगी है, एक हब बनता जा रहा है। हाँ। लोगों के दिमाग में जो नोएडा से बाहर रहते हैं, B क्लास सिटीज़ में, C क्लास सिटीज़ में, इवन गांव में भी जिसके पास थोड़ी बहुत भी आमदनी है या कमाई है, तो उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। कि ऐसा क्या होने जा रहा है नोएडा में कि वहाँ अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो हमें मुनाफा होगा, नुकसान नहीं। हाँ, बिल्कुल। और यही जानने के लिए कई लोगों ने हमें कमेंट किया है। बिल्कुल, उन्होंने लिखा कि आप बताइए हमको। तो आज हम बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट का परिचय दोबारा आपसे करवाऊं उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए, और साथ में सजेशंस और सवाल भी भेजिए आप, ताकि हम उसको अपने अगले एपिसोड में शामिल कर सकें। तो हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो, उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में, और एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर है वो रियल एस्टेट फर्म में। दीपक कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक्स। दीपक जी, जैसा पहला एपिसोड हमने किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उसका, तो इसलिए आपको दोबारा बुलाना पड़ा हमें, दर्शकों ने कहा। मेरा सबसे पहला सवाल, या दर्शकों का सवाल सबसे पहले यही कि आखिर नोएडा में ऐसा क्या होने वाला है अगले कुछ सालों में कि लोग यहाँ आकर इन्वेस्ट करें? धर्मेंद्र जी, अभी जब हम पॉडकास्ट में आगे बात करेंगे तो आज मैं प्रूव करूँगा कि अब से 10 साल बाद शायद दिल्ली, मुंबई और नोएडा को ही लोग बात कर रहे होंगे। अच्छा। नोएडा में वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आप दोनों के लिए और अपने सारे देखने वालों के लिए, कि अगर आज हम सिर्फ इतना गूगल पे टाइप कर दें कि टॉप 10 डेवलपमेंट डन बाय इंडियन गवर्नमेंट, या बिगेस्ट डेवलपमेंट डन बाय इंडियन गवर्नमेंट, या डूइंग इंडियन गवर्नमेंट, उसमें अगर 10 डेवलपमेंट है तो उनमें से 5 नोएडा के हैं। अच्छा, 5 का नाम नोएडा में है। 5 का नाम नोएडा में है। नोएडा से हो रहे हैं, नोएडा में हो रहे हैं, या नोएडा उससे या स्टार्टिंग पॉइंट है उन डेवलपमेंट्स का। अच्छा। आगे बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हो, क्लीन प्रॉपर्टी लें, थोड़ा 5 साल का विजन रखें, और 100% पेइंग कैपेसिटी। ऑफ कोर्स विद बैंक हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन शुड टारगेट नोएडा और गौतम बुद्ध नगर नाउ। तो ऐसा तो नहीं हो कि नोएडा में पैसा लगा दिया और 5 साल बाद पैसा डूब गया? बहुत लोग ये शिकायतें करते रहे हैं। नहीं, वो एक फेज था
2012 से 2020-21 तक वो फेज था, उसमें कुछ अथॉरिटी की भी कमियां रही हैं, कुछ बिल्डर्स की रही हैं, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की भी रही हैं, बैंकिंग की भी रही हैं। तो वो सब अब रिजॉल्व हो गया है। एक नई कमेटी बनी थी, उसने सबका वे आउट मिल गया है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे फिर बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी अपने बायर से या कस्टमर से बात कीजिएगा जिन्होंने 2012, 13, 14 में लिया था, और वो यस इमोशनली परेशान थे, फाइनेंशियली परेशान थे, बट आज आप अगर उनकी कैलकुलेट करेंगे दे ऑल आर हैप्पी। अच्छा, मतलब वो दुखी हैं कि इतने दिन वेट करना पड़ा, बट अब उन्हें वो रिटर्न्स मिल रहे हैं। और थैंक्स टू जेवर एयरपोर्ट और थैंक्स टू मेनी डेवलपमेंट्स जो अभी नोएडा के आसपास हो रहे हैं, तो अब नोएडा में आपको बहुत ज़्यादा परेशान लोग नहीं मिलेंगे, और जो हैं अगले 1 से 1.5 साल में वो भी सब क्लीन हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, एंड दे विल बी इन अ वेरी हैप्पी कंडीशन। नोएडा की परेशानियों पे हम बात आपसे करेंगे आगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि नोएडा की जो तस्वीर है या पिक्चर है, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत बदलने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, तो एक शब्द मैंने सुना है अभी तक, DFC। जी, क्या है और क्या इसका रोल है इस तस्वीर को बदलने में? अभिषेक जी, बेसिकली इंडिया ने या इंडियन गवर्नमेंट ने 2 इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। एक, इंडियन गवर्नमेंट चाइना की टक्कर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है नोएडा में, इंडिया में। इंडिया में। दुबई की तरह वो ट्रेडिंग सेंटर बनना चाहता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ये अच्छा, एक कम वैल्यूएशन में ये सारा डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो ये सब लिंक्ड है। अब आपने जो पूछा है DFC स्टैंड फॉर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्या है ये? मालगाड़ी का अलग रास्ता। अच्छा, ये पूरे इंडिया में 2 कॉरिडोर बन रहे हैं। एक ईस्टर्न कॉरिडोर है जो आपका लुधियाना से लेके धनकुनी कलकत्ता में पड़ता है, वो जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। दूसरा है बुड़ाकी दादरी से बॉम्बे जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट। तो ये बिल्कुल इंडिया को 2 रेलवे लाइन मिलने जा रही हैं जो सिर्फ मालगाड़ी के लिए बनेंगी और जिसमें मालगाड़ी से सामान जाया करेगा। एक छोटा सा, देखिए मैं हमेशा फैक्ट फिगर में बात करता हूँ, आप ये मानिए कि एक मालगाड़ी से कितना टन सामान जाता है? 13,000 टन सामान जाता है। अच्छा, एक ट्रक से कितना जाता है? 10 टन। दैट मीन्स एक मालगाड़ी में, एक फ्रेट कॉरिडोर में या एक ट्रेन में लगभग 1300 ट्रक का सामान जाएगा। ठीक है। 391 ट्रेन विल बी फंक्शनल। अच्छा, दैट मीन्स 5,08,000 ट्रक जो डेली काम करते थे वो ये फ्रेट कॉरिडोर काम करेगा। और इसका ये भी नहीं है कि ट्रक वाले बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेट कॉरिडोर क्या है कि अब तक मालगाड़ी से ऑलमोस्ट, अगर आप रेलवेज के फाइनेंशियल देखोगे, 60% प्रॉफिटेबिलिटी मालगाड़ी से आती है। हाँ बिल्कुल, फ्रेट से, भाड़े से आती है, भाड़े से आती है। ठीक है, माल ढुलाई सबसे सस्ता भाड़ा जो होता है वो शिपिंग का होता है, पानी का होता है, दूसरे नंबर पे रेलवे का आता है। बट क्या है कि अब तक ट्रैक सिर्फ एक था, तो पैसेंजर ट्रेन्स के लिए मालगाड़ी रोक दिया जाती थी। तो कोई कमिटमेंट की वैल्यू नहीं थी कि लेट से कोई कहीं शिप खड़ा है और हमें कोई एक्सपोर्ट करना है तो मालगाड़ी 2 दिन में पहुंचेगी, 4 दिन में पहुंचेगी, 8 दिन में पहुंचेगी, कुछ नहीं पता। एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, उसके लिए भी उसे रोक दिया मालगाड़ी को, पैसेंजर जा रही है उसे भी रोक दिया। तो लीस्ट प्रायोरिटी होती थी, लीस्ट प्रायोरिटी थी मालगाड़ी। तो इन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, इसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। 2 कॉरिडोर है, जैसे ईस्टर्न कॉरिडोर है जो लुधियाना से धनकुनी कलकत्ता जा रहा है, दूसरा आपका बुड़ाकी जो नोएडा का पार्ट है, गौतम बुद्ध नगर का है, यहाँ से बॉम्बे जा रहा है। अब इस कॉरिडोर का कनेक्शन क्या है आपकी प्रॉपर्टी से? इस कनेक्शन ये है कि जो बुड़ाकी है ये गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, नोएडा में, मतलब दादरी के पास है। दोनों लाइन का जंक्शन यहाँ है। ठीक है। तो जितने भी लोडिंग अनलोडिंग सारे काम होंगे, अप्रॉक्सीमेटली जो गूगल पे अगर आप सर्च करोगे, अगले 2 से 4 साल में लगभग 2 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट। दैट मीन्स 2 लाख जॉब नीलमणि जी आएंगी तो 2 लाख परिवार आएंगे। 2 लाख परिवार का मतलब 8 लाख लोग नए आएंगे। तो देयर इज अ डिमांड फॉर एवरीथिंग। नहीं, इस मालगाड़ी पे जो सामान आएगा जी, उस सामान का प्रॉपर्टी से क्या कनेक्शन है? नहीं, ये अपने साथ एम्प्लॉयमेंट लेके आ रही है। कैसे? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। ये जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हो रहा है, तो इसमें सारे कंटेनर्स, मल्टी मॉडल हब, जो मैं आपसे 10 डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ ना, इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी है।
जो काप्पा 2 में जो बिल्कुल बोड़ाकी के पास आ रहा है, इंडिया का टॉप मोस्ट मल्टी मॉडल हब है, क्योंकि जेवर पीछे से आ रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर यहाँ है, तो यहाँ इतना मूवमेंट होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ों का, लॉजिस्टिक हब का, तो न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड। तो जो न्यू जॉब्स होंगे उसकी वजह से लोग आएंगे। अभी मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि नोएडा में 2 बेडरूम का रेंटल लगभग 30,000 रुपये है। अच्छा, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में जो समझा जाता है कि रेंटल थोड़ा सस्ता होगा, वहाँ भी 2-3 सोसाइटी हैं, वहाँ भी 2 बेडरूम का रेंटल 25,000 रुपये है आराम से। वो तो मुझे भी पता है। वो क्यों है? वो इसी की वजह से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उससे लोग आएंगे, जहाँ नया ब्लड आएगा, जहाँ एम्प्लॉयमेंट आएगा, नया ब्लड आएगा, पहले किराए पे रहेगा, फिर अपना 2 बेडरूम फ्लैट लेगा, फिर 3 बेडरूम फ्लैट लेगा, फिर वो मेरी और आपकी उम्र में पहुंचेगा, उसे लगेगा यार प्राइवेट जॉब कब तक करूंगा, तो वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स करेगा, फाइनेंशियली अच्छा होगा तो अच्छे मॉल्स बनेंगे, अच्छे स्कूल्स बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स बनेंगे। तो ये एक पूरा डेवलपमेंट है। ये स्टार्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसी से और एंड होता है हमारे कमर्शियल एक्टिविटी और लग्जरी फ्लैट्स पे। अभी वो मैं आपको मैप के थ्रू और एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा वो। तो मतलब ये प्रॉपर्टी में डिमांड बढ़ेगी, आने वाली डिमांड बढ़ेगी। आप ये मानिए कि आज नोएडा और गुड़गांव में ही क्यों इतनी डिमांड है, भाई गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, ये भी तो एनसीआर का पार्ट है, क्योंकि यहाँ 90% लोग लोकल हैं, सिर्फ 10% ही बाहर से आते हैं। 10% जो बाहर से आते हैं उन्हें ही अपने लिए घर चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 90% पे तो अपना घर है, तो ट्रांजैक्शंस ही उतने होते हैं। अब वाइल टॉकिंग अबाउट नोएडा या गौतम बुद्ध नगर और गुड़गांव, 90% जो पीपल हैं वो बाहर के हैं। अब मैं बाहर से हूँ, आप भी बाहर से, आप भी बाहर से, तो हमें कम से कम पहले अपना घर तो चाहिए। पहले किराए पे लेंगे, फिर अपना लेंगे, फिर बड़ा लेंगे, फिर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है। तो जहाँ 90% पब्लिक बाहर से आती है, वहाँ एक आपको प्रॉपर्टी में अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। एक और प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत अखबारों में आजकल मैं पढ़ रहा हूँ और बहुत चल, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जी। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये जब फंक्शनल होगा पूरी तरह नोएडा पर बहुत इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, लेकिन ये शुरू नोएडा से हो रहा है ना, ऐसा कहा जाता है। जी जी। तो नोएडा से क्यों शुरू हो रहा है और क्या इम्पैक्ट डालेगा ये इंडस्ट्री पर? मैं अगेन फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलता हूँ। आप ये मानिए कि जेवर एयरपोर्ट बनाने में और कंप्लीट करने में कितना पैसा लगेगा? वो लगेगा लगभग 29,000 करोड़ रुपए लगेगा। 29,000 करोड़ रुपए लगेगा। ठीक है। फिर रेलवे लाइन बनाने में, लैंड एक्विजिशन करने में, कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 1.25 लाख करोड़। फ्रेट कॉरिडोर बनाना, दैट मीन्स 4 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा। इस फ्रेट कॉरिडोर के 150 किलोमीटर की रेंज में ऊपर और नीचे सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना है यहाँ से बॉम्बे तक, तो उसके में लगेगा 7.5 लाख करोड़। 7.5 लाख करोड़। दैट मीन्स जेवर एयरपोर्ट, जिसकी वजह से नोएडा में इतनी धूम मची हुई है, वो तो सिर्फ 10% है। डीएफसी बहुत बड़ी चीज़ है, और डीएफसी के दोनों तरफ 150 किलोमीटर में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बनना है, मैन्युफैक्चरिंग हब होना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें कनेक्टिविटी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमें लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। वो ऑलरेडी हमारा फ्रेट कॉरिडोर बन गया है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर, इट स्टार्ट फ्रॉम बोड़ाकी और एंड करता है बॉम्बे में जवाहरलाल पोर्ट पे। तो इसमें आपका रोड भी है, इसमें फ्रेट कॉरिडोर इसका पार्ट हो गया है, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसके दोनों तरफ हो रहा है वो भी पार्ट है। तो ये क्या काम चालू है इसका? ये काम चालू है। कब तक कंप्लीट होगा? इसमें आपने धुलेरा सुना होगा, धुलेरा इज पार्ट ऑफ दिस। ये 6 स्टेट्स में से जा रहा है। आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। अच्छा। तो इसमें अब इन्होंने क्या किया, अब ऐसा है कि अब जब शहर बसे, आप अगर अपना शहर में देखेंगे, मैं अपने शहर में देखता हूँ, सबसे पहले क्लॉक टावर बसता था, घंटाघर। कमर्शियल एक्टिविटी करने लोग आते थे, फिर वो कहते थे यार इसके आसपास ही, दुकान के आसपास ही घर ले लेते हैं। तो उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल पे नहीं होता था, उस टाइम कमर्शियल एक्टिविटी होती, तो वो उन्होंने घंटाघर के पास शॉप ली, वहीं मकान किराए पे ले लिया। अब क्या हो रहा है, इसी तरह जो लोग अब इन्वेस्टमेंट जोन जो मैं कह रहा हूँ, ये लगभग 23-24 इन्वेस्टमेंट जोन बनने हैं, जिसमें पहला DNGIR, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन, जिसे हम न्यू नोएडा कहते हैं। अच्छा। न्यू नोएडा और दिल्ली नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन, ठीक है। इस तरह के 24 इन्वेस्टमेंट रीजन बनने हैं DFC में। अच्छा। 24 में से 6-7 अब बन रहे हैं, जिसमें धुलेरा है, ये है और 3-4 और हैं। तो यहीं इन्होंने सारी यूनिट्स लगा दी हैं, क्योंकि लैंड सस्ती थी, डेवलपमेंट हुआ,
वहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से जब इंडस्ट्रीज हुई तो भाई ऑक्यूपेशंस आए, ऑक्यूपेशन आए तो रोज़गार भी मिल गया, लैंड कॉस्ट भी बढ़ गई, सरकार को लैंड भी सस्ते में मिल गई, तो एक बड़ी बेहतर कनेक्टिविटी बन गई है। तो आप ये मानो कि जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जोन अब बनेगा अगले 10, 15, 20 सालों में, वो नोएडा से स्टार्ट हो गए बॉम्बे तक, जो ये डीएफसी है इसके दोनों तरफ बन रहा है, और उसे हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कह रहे हैं, जिसकी बात मैं कर रहा था। जिसकी बात आप तो आप ये कहना चाहते हैं जो चाइना की बात आप कर रहे थे कि चाइना से बेटर चीज़ें यहाँ पर बनानी है। चाइना देखिए हमसे अभी बहुत आगे है, बट एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम है चाइना की, और दूसरा एक पॉलिटिकल इश्यूज भी रहते हैं। इंडिया इज़ वेरी आज की डेट में स्टेबल है, और लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं, और कहीं ना कहीं हम लोग क्योंकि यंगेस्ट कंट्री हैं, पॉपुलेशन बहुत यंग है, तो हम कंपैरेटिवली थोड़ा लेबर भी हमारा थोड़ा सा सस्ता है, तो हर कंट्री आए कर रहा है हमें। DMIC का क्या है कि अगले 5 साल में फंक्शनल होने के बाद दुगना एम्प्लॉयमेंट, तिगना इंडस्ट्रियल आउटपुट, और चौगना एक्सपोर्ट आउटपुट, मतलब ये विजन है। जो तीसरे नंबर की इकॉनमी पर आने की बात हो रही है, शायद ये उसका पार्ट है, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ट्रांसपोर्टेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी धर्मेंद्र जी कि यहाँ से बॉम्बे कोई सामान पहुँचाना है, ट्रक से पहुँचाना है तो 3 दिन में पहुँचेगा, 5 दिन में पहुँचेगा, यू नेवर नो। रोड की कंडीशन अच्छी नहीं थी, भाड़ा ज़्यादा लगता था। आज ये आप DFC जो देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल है, ये आपको 12 से 24 घंटे में वो सारा सामान यहाँ पहुँचा देती है। ये जैपनीज गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन में हो रहा है, वहाँ से पैसे इनका है। ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, 2006 का। अच्छा। बट हाँ 2006 में, बट पॉलिटिकली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शायद विलिंगनेस नहीं रही होगी या लैंड एक्विजिशन में कोई दिक्कत रही होगी। फंक्शनल अब होने की कगार पे है। मैं मैप पे बताऊंगा अभी कि कहाँ कहाँ ये डेवलपमेंट है। अकॉर्डिंगली हमारे जो सुनने वाले हैं प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। ये सब कुछ नोएडा से ही क्यों? बगल जैसे आपने कहा फरीदाबाद भी है, और गुड़गांव भी है, गाजियाबाद भी है, सोनीपत भी है, और रास्ते में कहीं ना कहीं आदमी घुमा सकती है चीज़ों को, लेकिन नोएडा ही क्यों? नोएडा इसलिए कि नोएडा यूपी का फेस है। अच्छा। यूपी का जो मैक्सिमम रेवेन्यूज होता है वो यहाँ से होता है। हाँ। अगर यूपी गवर्नमेंट को चमकाना है तो उसे नोएडा चमकाना पड़ेगा। नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर दी बेस्ट है। नोएडा अथॉरिटी इज़ द रिचेस्ट अथॉरिटी। नोएडा इज़ द ग्रीनेस्ट सिटी। आप लोग पढ़िएगा। तो इसलिए बेटर कनेक्टिविटी विद दिल्ली, और सबसे बड़ी चीज़ सर कि 90% पीपल बाहर के हैं, यहाँ वो सारे इश्यूज नहीं होते, स्ट्राइक नहीं होएगी, बहुत सारे पंगल है। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेवर रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेवर रिपोर्ट आ गया, उसके आसपास 50,000 इंडस्ट्रीज़ आ गई। अब वो जो 50,000 इंडस्ट्रीज़ हैं, आप ये मानिए कि सारी उन लोगों की हैं जो बहुत समझदार बिजनेसमैन रहे हैं, जो पहले सोनीपत भी लिया होगा, गुड़गांव भी लिया होगा, दिल्ली में लिया होगा, उन्हें पता था कि एयरपोर्ट के क्या इम्पैक्ट आता है। तो वो जो 50,000 इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं वो अब नोएडा में पहली बार आ रहे हैं, जो मैंने पिछली बार लग्जरी की बात करी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट नोएडा को सिग्नेचर सिटी बनाना चाहती है? बन गई है सर। अब आप ये बताइए, आपने बोल दिया। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप ये सारी चीज़ मैं वो बता रहा हूँ जो आप चेक कर सकते हैं। आप कल का न्यूज़पेपर उठाइएगा, 50% प्रॉपर्टी के जो ऐड आ रहे हैं इस टाइम वो नोएडा के होंगे। 50% जो डेवलपमेंट की बात हो रही है वो आपको यमुना एक्सप्रेसवे की मिलेगी, न्यू नोएडा की मिलेगी। मतलब आपको कहीं ना कहीं खबरें मिलेगी। जो देखिए जो बिकता है वो छपता है, जो छपता है वो बिकता है। ये पुरानी मार्केटिंग है। आज कोई नोकिया की एडवर्टीजमेंट नहीं करता, ब्लैकबेरी की नहीं करता, सैमसंग की करता है, ओप्पो भी। इससे देखिए ये साइन है, ये साइन है इकोनॉमी के, ये साइन है गवर्नमेंट इनिशिएटिव के, ये है पब्लिक इंटरेस्ट के। बिक रहा है तभी तो बिल्डर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। नोएडा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, सरकार इनिशिएटिव ले रही है, यंग ब्लड आ रहा है जी। अब जब इतना कुछ आ रहा है तो एक यंग ब्लड जब यहाँ पे 2 लाख 8 लाख आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करे? एक यंग ब्लड की अगर बात करें, वो 2 लाख लोग अगर आएंगे वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ लगाएं? कमर्शियल में, रेसिडेंशियल? नीलमणि जी, इसका ना इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर। ठीक है। अब आज की डेट में मेरे पास ऐसे यंगस्टर्स भी आते हैं जो कहते हैं सर हम ना गाड़ी बाद में प्लान करेंगे, बाहर का ट्रिप बाद में प्लान करेंगे, क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया। अब रोज ले ऑफ हो रहे हैं, कभी इस आईटी कंपनी में, कभी इस आईटी कंपनी में। यहीं से 2 तरह के रिएक्शंस आते हैं। जब एड्रेनलिन बढ़ता है 2 तरह के रिएक्शन है। एक होता है कि मैं डर जाऊं और रुक जाऊं,
एक होता है कि मैं एग्रेसिवली कुछ ऐसा कर लूँ कि मैं आगे भविष्य में मेरे साथ हो सकता है तो वो पैरेलली कर लूँ। अगर कोई चाहे, बेसिकली होना तो ये चाहिए पहले अपना रेजिडेंशियल लो, क्योंकि भाई सारे बच्चे बी टाउन से आ रहे हैं, वापस तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये पैकेजेस और ये सुविधा तो वहाँ तो नहीं मिलेंगी। तो रहने के लिए तो एक घर चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर इमोशनल, रोटी कपड़ा और मकान, अपना घर तो चाहिए। बट अगर कुछ लोग ऐसा भी प्लान कर लेते, क्योंकि रेंटल क्या है, रेंटल इज हार्डली 2%। अगर 1 करोड़ का जो फ्लैट है वो आपको 30,000 रुपये 25,000 रुपये महीने के किराए पे मिल जाता है। 25,000 रुपये इंटू 12 3 लाख रुपए। तो मतलब 1 करोड़ के फ्लैट में आप 3 लाख रुपए या 3% पे रेंटल पे रह सकते हो। और परचेजिंग के लिए आप 8.5% बैंक से लोन ले रहे हो। तो इमोशनली लेना है ले लो, बट टेक्निकली हमें प्रॉपर्टी वो लेनी चाहिए जहां हमारा पैसा दुगना हो तिगना हो। ठीक है, कहाँ होगा वो तो नोएडा में कहीं भी लीजिए, होगा। कहाँ ले लें? क्योंकि हम आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे वीडियोस, जैसे आप वीडियोस की बात कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे हैं जो लोग प्ले कार्ड लेके अपने सोसाइटी के बाहर खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो मजबूर होते हैं ना, तब करते हैं काम। इसमें नीलमणि 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रॉपर्टी है और बच्चों की शादी और उनका करियर। ये 3 चीज़ ऐसी हैं जिसमें इमोशनली और फाइनेंशियली आदमी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो हमेशा सेटिस्फैक्शन उतना नहीं आता। ठीक है, मतलब मैं तो नोएडा के बेस्ट डेवलपर्स में डालता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, रेट दुगना हो गया, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। स्टिल मतलब कई जगह आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, बट दे आर एरियाज। जैसे नोएडा थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड हो गया, क्योंकि नोएडा में वो दिल्ली वाले लोग इंडस्ट्रियलिस्ट आने शुरू हो गए हैं जो अब तक गुड़गांव जाते थे। उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, डेली 120 किलोमीटर आना जाना वो नहीं करना चाहते, तो नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग टू नोएडा। बट नोएडा एक्सटेंशन इज़ अ प्लेस। NH24 पे आप ले सकते हो, वेव सिटी इज़ अ प्लेस जहाँ बहुत सारे डेवलपर्स आर कमिंग। सिद्धार्थ विहार में अभी प्रेस्टीज आया था, या परी चौक के आसपास आप उस एरिया को हम ग्रेटर नोएडा ईस्ट कहते हैं, क्योंकि ये सारा ये डेवलपमेंट है बुड़ाकी और ये सब वेरी नियर टू आपका परी चौक है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ योर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारी जगह दिल्ली से लगभग 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में है। लैंड कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको 8, 10, 11, 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे रेजिडेंशियल फ्लैट मिल जाता है। ठीक है जी, पर उसका वो पोजीशन नहीं मिलता ना। बट पेमेंट प्लान्स ही इतने अच्छे हैं। और अब जो देखिए, आप समझिए, आप जो पहले का आप याद पहले का नहीं, मैं अभी का बात कर रहा हूँ। अभी भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जिसमें गोदरेज भी नाम आता है। उन्होंने प्लान किया था कि 3 साल पहले हम फ्लैट्स दे देंगे, विलास दे देंगे, लेकिन वो आज भी लोग तरस रहे हैं अपनी गाढ़ी कमाई लगा लगा के, और उनको वो पोजीशन नहीं मिला। तो अब जब इतने बड़े बड़े नाम पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो और बाकी बहुत सारे बिल्डर्स हैं, उस पर कैसे लोग ट्रस्ट करें? और ये 2 लाख लोग जो यंग ब्लड आए, किस पे भरोसा करें? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमें ना तह में जाना पड़ेगा। जो आप सेक्टर की बात कर रहे हो वो स्पोर्ट सिटी के नाम पे पास हुई थी। अथॉरिटी पूरी लैंड दे नहीं पाई थी। मतलब अथॉरिटी ने कहा कि मैं 600 एकड़ दूंगा, और एक्वायर थी उसकी 400 एकड़, वो पूरा नहीं दे पाई। बिल्डर को जो ज़मीन बोली थी वो नहीं दी पाई, उस पर इंटरेस्ट लगा दिया। गोदरेज इज़ अ वेरी क्लीन बिल्डर। गोदरेज कहता है जब तक मेरा OC ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आएगा मैं पोजीशन नहीं दूंगा। उसी सेक्टर में उसके बराबर में प्रोजेक्ट्स में लोग रह रहे हैं। बट टोटली एग्री कि इमोशनल वैल्यू है, बट यार फाइनेंशियली जितने में लिया था उससे तिगने में तो बिकता है ना। पर वो बेचारा जिसका पैसा गया है, बेच दो ना अगर आप परेशान हो। मैंने आपसे क्या कहा, उसको बेचना नहीं है, उसको रहना है, वहाँ रहना है, तो उसे प्रॉब्लम भी थोड़ी समझनी पड़ेगी। देखिए आप समझिए, वो प्रॉब्लम समझने के लिए पैसा नहीं दिया था। नहीं, इसमें नीलमणि जी, आप अगर प्रॉब्लम मैं अपने 50 लाख 60 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपए बिल्डर्स के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए नहीं लगाऊंगा। नहीं, इसमें दूसरी चीज़ है, आप फिर FD में 7% पे क्यों नहीं लगाते? क्यों लगाऊं? आप इतने बड़े बड़े ऐड दिखाते हो। नहीं, आप इतना बढ़िया बढ़िया ऐड, हाँ, आप 7% FD पे नहीं लगाते, 10% म्यूचुअल फंड में नहीं लगाते। आप प्रॉपर्टी से 25 से 30% एनुअली एक्सपेक्ट करते हो आफ्टर 4 to 5 नहीं एक्सपेक्ट करते। मुझे प्रॉपर्टी लेके रहना था उसमें। तो आप रेडी टू मूव लीजिए। ये कोई बात नहीं हुआ ना। रेडी टू मूव क्यों लेंगे? अगर कोई अगर ट्रस्ट इशू है, देखिए ट्रस्ट इशू नहीं है, मुझे कोई ट्रस्ट इशू नहीं है। एक बड़ा नाम में आप कह रहे हो, क्लीन है, बिल्कुल कह रहे हो, लेकिन उसी बड़े नाम उसी क्लीन ने लोगों के करोड़ों रुपए रखे हुए हैं इस नाम पे कि OC नहीं आए। उस OC से उसको क्या मतलब है? नहीं, उसने बना के दे दिया। इट इज अथॉरिटी प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ बिल्डर प्रॉब्लम।
तो ये पब्लिक का प्रॉब्लम नहीं है ना। पब्लिक का है, उसके ऊपर ही रेरा और जजमेंट आ रहा है, उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। मैं आपसे देखिए फिर वो कह रहा हूँ 2012 से 2022 तक ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और ये मैं एक नाम ले रहा हूँ, ऐसे हो सकते हैं और 10 हों। हाँ 5-6 हैं। मैंने अभी बोला कि दो साल में सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए आज जिस भी आप डेवलपर की लो, मैं एक बहुत अच्छे डेवलपर का रहता हूँ और जिसका बहुत सब कुछ है, स्टिल माई वाइफ एंड मदर इज नॉट हैप्पी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आर ह्यूज। गार्ड वहाँ नहीं था, उसने ड्यूटी अच्छा नहीं करी, तो मतलब हमें दोनों साइड पता है अभी आंधी आई थी दिल्ली में, आप वीडियोस देखे होंगे, किसी की छत गिर गई, किसी का रेलिंग गिर गया, किसी की पूरी सीढ़ी गिर गई। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत खराब है। ये इस लेवल की क्वालिटी आई है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी 2200 में खरीदी है नीलमणि जी, तो कंस्ट्रक्शन उसी हिसाब की है। फिर वही गलत बात आप मतलब मेरे मुताबिक गलत बात कह रहे हो आप। नहीं गलत बात नहीं, वो 2200 रुपए जिसने लगाए होंगे उसके कितने पैसे गए होंगे, आप ये देखो। नहीं आई टोटली अंडरस्टैंड, बट जो चीज़ हो रही है ये तो हर फील्ड में हो रहा है ना। आप सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं कह सकते, ये तो हर फील्ड में है। आप अच्छी से अच्छी गाड़ी लेते हो, वो खराब हो जाती है। बैड एक्सपीरियंसेस तो होते हैं, बट एक दो, अच्छा आपने 1-2 एक्सपीरियंस लिए, 5 एक्सपीरियंस लिए, डन। इसके अलावा मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। आई विल गिव यू नंबर्स ऑफ माय क्लाइंट्स जो कहते थे कि सर आपकी एड्रेस में मैंने प्रॉपर्टी ले ली और आज मैं 3 करोड़ की वर्थ हो गया। आज आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यही है कि आज मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि एक इंसान मेरे जैसा जो थोड़ा बहुत पैसा कमा के लगाना चाहता है, वो कहाँ पैसा लगाए ताकि वो सेफ रहे और रिटर्न उसको मिल जाए। देखिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स में बोल रहा हूँ, नो रिस्क नो गेन। रिस्क लोगे तो कुछ गेन पाओगे। आप प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ पैसा एक्यूमुलेट करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है, नहीं तो गो फॉर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। भाई साहब इस टाइम तो सारी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है, जो अच्छी लगे ले लो। फिर क्वेश्चन क्या आता है कि सर बाइंग कॉस्ट इज़ 9%, जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो म्यूचुअल फंड में था 10%, और वो भी ड्रॉ कर रहा हूँ, बैंक से 8.5% पे ले रहा हूँ, और मुझे सेव क्या हो रहा है, सेव हो रहा है 3% रेंटल का। तो 90% जो पीपल हैं, जो नीलमणि जो कहते हैं मैं आज प्रॉपर्टी लेके फंस गया, परेशान हूँ, वो वही है कि हमारा डे 1 पे पैरामीटर वर नॉट क्लियर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हमसे मिलें और क्लियर बताएं। नहीं, आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया ना कि 2 लाख यंग ब्लड आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यंग ब्लड अगर हमारा देखे तो उसको ये समझ में आए कि अब आप ये कहाँ देखिए क्या करना चाहिए। 2 लाख जो यंग ब्लड आ रहा है उनका पैकेज 15-20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं 1-1.25 लाख रुपए इनके हाथ में आएगा जी। तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, 70 लाख डाउन पेमेंट नहीं कर सकते। 70 लाख का मतलब 50-60 हज़ार रुपए वो किस्त नहीं दे सकते। तो उनके लिए तो चाहे या ना चाहे अपकमिंग इज द ओनली ऑप्शन। ओके भाई 1 करोड़ का कोई लेंगे, अपकमिंग आप सजेस्ट कर सकते हैं? बहुत सारे हैं, यमुना एक्सप्रेस पे बहुत सारे। अब हो क्या गया नीलमणि जी, जिन प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हो उस टाइम अथॉरिटी क्या करती थी, नोएडा में बहुत सारे बिल्डर्स वर नॉट कमिंग, तो नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि यार आप ना मुझे 10% या 20% पैसा दे दो, अगला पैसा 7 साल की किस्तों में दे दो। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ, कोई भी बिल्डर, अच्छा प्लीज मुझे अदरवाइज मिल लीजिए, कौन बिल्डर चाहता था मैं जेल में जाऊं? नहीं, कोई नहीं चाहता। ठीक है, बिल्डर का रेपुटेशन कोई नहीं, बिल्डर अपना सारा हार्ड एंड मनी लगाता था। बिल्कुल लगाता है। बट वो कंडीशंस ऐसी हुई, जैसे 2016 में आपका एनजीटी का इशू हुआ, नोटबंदी हो गई, तो बिल्डर जो सोच के कैलकुलेशन चला था कि मैं इतने फ्लैट बेच दूंगा, इतना विला बेच दूंगा, इतना प्लॉट बेच दूंगा, इतने मेरे रिसीवेबल आएंगे या अथॉरिटी को दे दूंगा, वो नहीं हुआ। अब किसी ने पीआईएल डाल के अथॉरिटी से पूछा कि किस किस बिल्डर का पेमेंट नहीं आया, तो अथॉरिटी को देना पड़ा। वो उसने न्यूज़पेपर में आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया तो बैंक ने भी लोन देना बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है बिल्डर विलिंगली ये कर रहा था, गलत है, इसके सॉल्यूशंस आ गए हैं। बट फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 2012, 13, 14 में जिसने भी पैसे लगाए थे, इट वाज अ टफ टाइम फॉर एवरीवन, फॉर अस एज वेल। बट अब हमारा टाइम आ गया है कि हम उन दुख दर्द को भूल जाएं और अपना हमारा पैसा अच्छा खासा बन रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले 2 साल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा? हो गया है, 90% हो गया, अगले 2 साल में सब कुछ हो जाएगा। जितने लोगों का फंसा हुआ है, चाहे जहां भी फंसा, सब। अच्छा, आप ये मानिए लैंड कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा हो गई है। मेरे एक जानने वाले बिल्डर हैं, उन्होंने 2015 में 10,000 रुपये मीटर पे लैंड खरीदी थी, और वो भी पेमेंट धीरे धीरे किया, काफ़ी नहीं किया। आज वही लैंड 1.5 लाख रुपये मीटर है। 10,000 रुपये 1.5 लाख? जी। तो अब जो नया बिल्डर आ रहा है, एक तो उसे 1.5 लाख रुपये का टाइम मिलेगा, 90 दिन नहीं देना है उसे। पहले तो 8-9 साल में दे रहा था ना, अब उसे अभी देना है। तो अब कोई बिल्डर ऐसा नहीं है कि 100% पेइंग कैपेसिटी। इसीलिए आप देख रहे होगे कि बहुत सारे डेवलपर M3M, एक्सपीरियन
और आपका L&T भी सुनाई जा रहा है, गोदरेज आ गया है, आपका प्रेस्टीज आ गया है, शोभा इज कमिंग। तो ये सब फाइनेंशियली साउंड बिल्डर्स है, टेक्निकली साउंड। शोभा को आप जाके देखिए, गुड़गांव दुबई का वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड में कंसिडर होता है। बिल्कुल। अभी शोभा ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, 3 घंटे में प्रोजेक्ट बिक गया है। 3 घंटे में 3 घंटे बिक गया में सब। जी। तो ना हम नेगेटिव है, डार्क साइड है, उसे कभी डिनाई नहीं कर सकते। लोगों का पैसा फंसा है, मेरे फादर का भी पैसा फंसा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ 2012 में मैंने 2 फ्लैट खरीदे थे और पापा का GPF का पैसा लगाया हुआ था। वो उस टाइम मुझे 4000 में मिले थे। हम बहुत परेशान हुए। आज मेरे फादर मेरे साथ नहीं है, बट आज वही रेट मुझे 12,000 रुपये मिल रहा है, कंप्लीट हो गया। तो जो दुख थे वो दुख है, इमोशनल रहेंगे कि वो मैंने 10 साल परेशान रहा, सोचता रहा, बट दुख को बहुत ज़्यादा कैरी ऑन करने से फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं होता, सही मतलब एंड ऑफ द डे बेनिफिट में है आदमी, ये बेनिफिट में फाइनेंशियल लॉस नहीं है, ब्लॉक नहीं है। एंड थैंक्स टू एयरपोर्ट, थैंक्स टू नोएडा के ये जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, थैंक्स टू DFC ये आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, थैंक्स टू दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इतने सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। आप मानो ना यार, टॉप के 10 डेवलपमेंट में से 5 डेवलपमेंट नोएडा के आसपास है और नोएडा में शुरू हो रहे हैं। लेकिन बिल्डर के नाम से लोग डरते बहुत है, क्यों? बिल्डर का नाम आते ही आदमी थोड़ा सा, जो मध्यम वर्ग का आदमी, सामान्य अच्छा घर का आदमी, वो बिल्डर का नाम सुनते डर जाता है बेचारा। देखिए, जो भी आप चीज़ ले रहे हो 50, 60, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की ले रहे हो, छोटा अमाउंट नहीं होता, हार्ड एंड मनी होती है। ठीक है, तो यही है, जितना अमाउंट बड़ा होता है उतना आदमी सोचता जाता है। अभी मैं किसी को, आप दोनों को बोलो 10-10 हज़ार के फ्लैट हैं, आप लोग सोचोगे, पूछोगे भी नहीं। जैसे ही मैं कहूँगा 1.5 करोड़ का फ्लैट है, 2 करोड़ का फ्लैट है, या 50 लाख का एक स्टूडियो अपार्टमेंट, तो आप सोचोगे, क्योंकि इट्स अ बिग अमाउंट फॉर एनीवन। तो बिल्डर तो वह एक साइड है, बट अमाउंट ज़्यादा बॉदर करता है। आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा, आपको 5,000 का चेक बनाना होता, फट बना देते, 50 लाख का चेक बनाइए, आप ना 4 बार चेक करें। नहीं, बिल्डर भी तो कुछ करता होगा, तभी तो लोग डरते हैं। जो बदनाम बिल्डर ने किया, बदनाम नहीं, वो वही है, 10 कंडीशंस में थी। से एक ने किसी ने कोई गलत किया होगा, तो बाकी 9 भी बदनाम होंगे। इंटेंशनली किसी ने नहीं किया। देखो, बिल्डर बनना सबसे प्रॉफिटेबिलिटी काम है। अच्छा, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट किया, बन गए। अब वो बन गए, लेकिन एक बार मैं बॉम्बे गया था, वहाँ के एक आधे डेवलपर से मेरी बात हुई थी, नोएडा एक्सचेंजर प्रोजेक्ट लेके आओ। तो उन्हें बोले, दीपक, जिस मार्जिन पे नोएडा एक्सटेंशन में लोग बेच रहे हैं ड्यू टू कंपटीशन, हल्का से भी मार्केट अप डाउन हुआ, दे वोंट बी एबल टू सस्टेन। और वही हुआ। ठीक है, तो जो अच्छे बिल्डर्स हैं वो मार्जिन भी ठीक ठाक लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्वालिटी डेवलपमेंट करना है, उन्हें पैसा अपना पूरा कैलकुलेशन करते हैं, वो अपना ब्रांड वैल्यू के लिए अच्छा पैसा लेते हैं। अब बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की। नोएडा में कितनी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं और आपके मुताबिक किसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा? देखिए धर्मेश जी, कमर्शियल प्रॉपर्टी होती क्या है? कमर्शियल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता। अच्छा भाई, रेजिडेंशियल का मतलब मेरा दिल लग रहा है, मेरी मम्मी इस घर में रही है, इस एरिया में मैं रहता था, मेरी स्कूलिंग हुई है, तो व्हाइल बाइंग ए प्रॉपर्टी वी आर लिटिल बिट इमोशनल। बट वाइल टॉकिंग अबाउट कमर्शियल, जो मुझे ज़्यादा रिटर्न देगा, जहाँ मेरा पैसा ज़्यादा। अच्छा, रिटर्न 2 फॉर्म के होते हैं, ये बड़ा मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। लोग कई बार लालच में भी फंसते हैं। अच्छा, देखिए, रिटर्न इनिशियली वी शुड गो फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ उसकी कीमत बढ़े। दूसरा, उसके बाद जब वो तैयार हो जाएगा तो रेंटल पे चले जाएंगे, रेंटल आने लगेगा। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ रेंटल के लिए, कि मेरा पैसा ले लो, मुझे कुछ अभी दे दो। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अलग थ्योरी है। कमर्शियल का मतलब बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आपका दुकान हो गई, ग्राउंड फ्लोर की शॉप हो गई, आपका 2nd 3rd फ्लोर की शॉप हो गई, आपके इस टाइम ऑफिस स्पेसेस हो गए। जिस तरह ये डेवलपमेंट आ रहा है आगे, नोएडा में इस टाइम ऑफिस स्पेसेस अंडर प्राइज्ड हैं, क्योंकि एक मिथ है, बहुत खाली है ऑफिस स्पेस हो गए। देन यू हैव मॉल्स, बहुत सारे मॉल्स आ रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, प्री लीज शॉप्स आ रही हैं कि मुझे तो कुछ प्री लीज चाहिए जो चढ़ जाए कोई ना कोई। उसके बाद यू हैव फूड कोर्ट, भाई लोग आएंगे तो खाएंगे भी, स्कूल भी बच्चे जाएंगे, हॉस्पिटल भी है, ऐसे ही खाएंगे भी, जो पॉपुलेशन डायरेक्टली रिलेटेड है, तो फूड कोर्ट आप ले सकते हो। और लास्ट आपको स्टूडियो इज द ऑप्शन। बेस्ट क्या है? बेस्ट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर ऑफ द कस्टमर। अब कोई है वो कहता है कि दीपक जी, मेरे पास मुझे कुछ करना है, मुझे इस एरिया की
मुझे अप्रिशिएशन नहीं चाहिए। जैसा बीकानेर वाला आता है, वो कहते हैं भैया मुझे तो इस एरिया का फुटफॉल चाहिए। हाँ, तो वो दुकान लेगा ग्राउंड फ्लोर का। आप लोग हैं, जैसे आप लोगों को एंटरप्रेन्योर हैं, आपको एड चाहिए, गवर्नमेंट की एड, बैंक से एड चाहिए, और आपको अपना एक एड्रेस भी चाहिए, तो आपके लिए ऑफिस स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक कमर्शियल एड्रेस तो चाहिए। डिपेंड करता है नीड क्या है। ठीक है, मैं हूँ, मेरे लिए स्टूडियोज बेटर, क्योंकि मैं ना जा सकता ना चढ़ा सकता। स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, किसी अच्छे होटल से टाई अप हो जाएगा, एक रेंटल आने लगे। इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर ऑफ द कस्टमर। ये जेवर एयरपोर्ट को लेके यहाँ जो बार बार आप भी जिक्र करें, बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई है। उस हाइप की वजह से कहा जा रहा है कि नोएडा जो है वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बन जाएगा। नहीं है, हाइप जेवर की नहीं है। मैं तो आपको उसके बड़े 3 डेवलपमेंट बता दिए जो अभी पब्लिक को पता ही नहीं है। आप ये मानिए कि गुड़गांव का जो IGI एयरपोर्ट है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 5200 एकड़ का है, और रोज़ लगभग 1,90,000 पैसेंजर फ्लाई करते हैं डेली। हमारा जो एयरपोर्ट है वो 7200 एकड़ का है, 2000 एकड़ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ उससे ज़्यादा कैपेसिटी में होगा। आज नोएडा की पॉपुलेशन 13 लाख है, तो आप ये मानोगे कि हर छठे दिन नए लोग आ रहे होंगे इतने ही नोएडा में। भाई आप ये देखो ना, 2 लाख अगर फ्लायर्स आएंगे तो कहाँ रहेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ होटल्स आएंगे, कहाँ रेस्टोरेंट्स आएंगे, कहाँ मार्केट आएंगे। अच्छा, तो आप तो सिर्फ ये देखो नीड कितनी, नीड एनालिसिस कर लो, आपका सब कुछ काम हो जाएगा। आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, इट इज़ नॉट अबाउट दिस। सबसे पहले होता है STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग, और फिर होते हैं 4 Ps। ये MBA में हर प्रोडक्ट का होता है। तो आप सेगमेंटेशन कर लो। एयरपोर्ट कितने हैं? इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट, एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। मतलब जेवर होने से फुटफॉल बढ़ेगा, फुटफॉल बढ़ेगा तो होटल्स आएंगे, रेस्टोरेंट आएंगे, शॉपिंग आएंगे जी, वो लोग स्टूडियो अपार्टमेंट में आके रहेंगे भी। स्टूडियो अपार्टमेंट्स में लेंगे, वहाँ मॉल्स में शॉपिंग करेंगे, वहाँ स्टे करेंगे। आपका आज आप ये मानो कि आज ना दुबई सिर्फ ट्रेडिंग होती है, दुबई में IT नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चा आता है पढ़ने, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिल्कुल आता है। काउंसलिंग करने उनके पेरेंट्स आते हैं, और एक बार नहीं आते, 2-2, 3-3 बार आते हैं। एडमिशन हो जाता है, साल में 4 बार आते हैं। कहाँ रुकेंगे? सिर्फ नोएडा में 3 होटल हैं बस। हाँ, और वो भी महंगे होंगे। महंगे हैं। अब धीरे धीरे स्टूडियो अपार्टमेंट से होटल्स आ रहे हैं। इसीलिए स्टूडियो अपार्टमेंट का जो कल्चर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टूडियो अपार्टमेंट जो है मात्र 30 से 40 हज़ार हैं, और फ्लैट्स हैं 4 लाख। अभी हम जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे थे जी, तो एक न्यूज़ और मैंने सुनी, पढ़ी, आपने पढ़ी होगी, आप तो इसी में हैं कि जेवर एयरपोर्ट के सर्टेन किलोमीटर्स के दायरे में कंस्ट्रक्शन बैन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में 20 किलोमीटर के लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के पास बड़े महंगे मुंहमांगे दामों पे प्रॉपर्टी खरीदी। तो क्या उनका पैसा डूब गया? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि अगर लॉ स्ट्रिक्ट होते हैं तो वैल्यू प्रॉपर्टी बढ़ती है, घटती है? बढ़ती है, ऑब्वियसली बढ़ेगी। दुबई इज द बिगेस्ट एग्जांपल। तो ये तो बेटर हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए वहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, सेंसिटिव जोन है, वहाँ अगर आप पेड़ भी लगाओगे तो आपको परमिशन लेनी है। अच्छा, बिल्डिंग की हाइट भी आपको परमिशन लेनी है। दैट मीन्स अब सब कुछ लीगल होगा। अब तक जो हमारे कस्टमर्स के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही थी जेवर में 20 किलोमीटर की रेडियस में, अब नहीं हो सकता। अब सबको पता चल गया कि भैया मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेनी है या उनकी लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी है। तो अब तो बहुत अच्छा हुआ है। ये तो देखने का तरीका है। आप कह रहे हो आधा गिलास खाली, मैं कह रहा भाई आधा गिलास तो कम से कम पानी तो है। लेकिन तो रूल्स हमेशा एक अच्छे, जब तक रियल एस्टेट में रेरा नहीं था तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, जब तक ट्राई नहीं था फोन में बड़ी दिक्कतें हो रही थी, अभी इंश्योरेंस में एजेंसी IRDA नहीं थी तो दिक्कत। तो जितनी नॉर्म्स आ रही हैं दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं गवर्नमेंट के लिए, एयरपोर्ट के लिए, तो इसीलिए लॉ बन रहे हैं। लेकिन 10 किलोमीटर रेंज के बाहर तो फिर तो वो फ्रॉड होगा ना? नहीं, क्यों होगा? 20 किलोमीटर की उन्होंने बोला है। ठीक है, 20 किलोमीटर रेडियस में, उसके बाहर उसके बाहर क्यों होगा भाई? अगर आपको एक बार पता चल गया कि आज इधर ये हो रहा है तो अगली बार तो आप भी देखोगे ना कि यार इस तरह का फ्रॉड होता है। ठीक है, पुलिस प्रशासन अपना काम ले लिया, उनका तो पैसा डूबा होगा ना? क्यों डूबा? नहीं, जिन्होंने इलीगल चीज ली है उनका तो आगे ना पीछे। मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। आप ये मानिए नीलमणि जी कि आज पेट्रोल
90 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर, जो भी है। अगर कोई मुझे 20 रुपए लीटर दे रहा है तो मुझे भी तो सोचना पड़ेगा इतना सस्ता क्यों दे रहा है। अब ये लोगों ने अगर वहाँ अथॉरिटी के प्लॉट आज तो आप सही कह रहे हैं, रीसेल हो रहे हैं 80-90 हज़ार रुपए पे रीसेल हो रहे हैं, तो 20-30 हज़ार रुपए में हम क्यों वो कर रहे हैं, ये हमें भी देखना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी सिर्फ अथॉरिटी और बिल्डर और सरकार की नहीं हो सकती। लालच पे कंट्रोल रखना होगा अपने बेसिकली। ठीक है। और ये बेसिकली आप ये मानिए ये सारे हमारे वो भाई बहन हैं जो गांव से नए नए निकल के आए हैं, 10-15-20 लाख, और उनके दिमाग में होता है कि फ्लैट में तो हम नहीं रहेंगे। भाई फ्लैट में तो रहना फाइनेंशियली मजबूरी भी है और एक लेवल के बाद सुविधा भी है। ठीक है, क्योंकि 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ से नीचे आप प्लॉट लेके बना नहीं सकते, और उस तरह की लोगों की थोड़ा सा पहुंचने में लगभग 40-45-50 साल की एज तक लोग पहुंचते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये आपने कहा ना ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, सोशल मीडिया पे इसको बहुत नेगेटिव तरीके से ट्रेंड करवाया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के पास सब पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया, बुलबुला फूट गया। तो जिन्होंने इलीगल लिया था वो तो बोलिए। हाँ, तो ये बहुत चल रहा है सोशल, मैंने कई रील्स देखी। सही कह रहे हो, बट लॉजिक आप समझो ना, जो लॉ बनता है सबसे पहले लॉ ही अपने आप में ये दिखाता है कि वो एरिया इज इम्पोर्टेंट फॉर किसी के लिए, उसने तभी तो लॉ बनाया। बिल्कुल ठीक है, तो वो एरिया इंपॉर्टेंट है तो आपकी प्रॉपर्टी उस जगह, दैट मीन्स आप भी इंपॉर्टेंट हुए। बिल्कुल, दैट मीन्स यू मेड अ राइट चॉइस। दूसरी चीज आपको बचाने के लिए वो लॉ है। तीसरी चीज, अब तक तो बहुत लोग कहते थे एयरपोर्ट आएगा नहीं आएगा, और ये इस तरह के लॉ आ रहे हैं, दैट मीन्स एयरपोर्ट फंक्शनल होगा या नहीं होगा। तो ये है, तो कहीं भी कोई भी लॉ बनता है वो अच्छे के लिए बनता है, उसे इसीलिए कहते हैं जो आदमी डिसिप्लिन्ड है वो हमेशा कामयाब है। बिल्कुल। तो जहाँ लॉ है और जो आदमी अथॉरिटी उसे कर रही है वो हो रहा है। मतलब जो लोगों ने जैसे आपने नोएडा में भी कहा ना कि वो 2012 से 2022 तक खराब हुआ, मैं कह रहा हूँ अभी 1-2 साल में ऐसे ही ये लॉ विल मेक श्योर कि वहाँ लोगों को राइट चीज़ मिले, राइट रिटर्न मिले, और बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अथॉरिटी ने पिछली बार जो प्लॉट निकाले थे वो 27,000 रुपये के मीटर के आसपास निकाले थे, इस बार 35,000 रुपये मीटर पर निकाले हैं जो फ्रेश वो उन्होंने अलॉटमेंट करे हैं। सर कहने के लिए लगता है कि क्या हुआ, 27 से 35 हुए, 8,000 रुपये तो बढ़े, बट भाई 27,000 पे 8,000 बढ़े, दैट मीन्स 33% बढ़े। एग्जैक्टली काउंटिंग तो वहां से होनी चाहिए। हाँ भाई बेस रेट इज 27 पे 8,000 कितना है? 33%, लगभग 30%। 30% अथॉरिटी ने रेट बढ़ा दिए, डिमांड इज देयर। अच्छा, 30% बहुत होता है। सवाल ऐसा करते हैं, जैसे पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तो बात हुई थी कि मुंबई और दुबई से बेहतर है नोएडा। जी। तो प्रॉपर्टीज़ में लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही थी। लग्जरी सेगमेंट में नोएडा में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे लोग एंट्री कर रहे हैं। मुंबई से बेहतर है, दुबई से बेहतर है, पुणे से बेहतर है, गुरुग्राम से बेहतर है। तो क्या कोई डेवलपमेंट और कुछ हुआ है इसमें? आपको मैं 2-3 डेवलपमेंट बताता हूँ जिससे आप कोरिलेट कर लोगे। सेक्टर 94 में ट्रम्प टावर इज कमिंग। ट्रम्प टावर, ये डोनाल्ड ट्रम्प वाला है? डोनाल्ड ट्रम्प वाले। अच्छा, ठीक है। 94 तो 94 सेंटर ऑफ नोएडा के पास ही है? नहीं, 94 है कालिंदी गुंज के पास। ठीक है। मतलब हार्डली जिसे हम डाउनटाउन ऑफ नोएडा बोलते हैं, 0 किलोमीटर फ्रॉम साउथ दिल्ली है, वहाँ आ रहा है। क्या प्राइस रेंज होगा? प्राइस उसकी 18-20 करोड़ से स्टार्टिंग है। स्पेसिफिकेशन विल बी डिफरेंट एंड ट्रम्प अलग है। ठीक है। दूसरा, ऐसा तो नहीं कि वो बिक गया, ऐसा कुछ नहीं है, पता चला नहीं। आप ये मानिए कि अच्छी यूनिट्स अवेलेबल नहीं होंगी। हाँ, देखिए 18-20 करोड़ की प्रॉपर्टी में अच्छी यूनिट्स अवेलेबल नहीं होंगी। आप धर्मेश जी ये मानिए जो दिल्ली में 100, 150, 200 करोड़ की कोठियों में रह रहे हैं, जहाँ कोई सुविधा नहीं है और उनकी जेवर के आसपास फैक्ट्रीज हैं, तो उन्हें आना है, उन्हें सुविधा चाहिए, उन्हें अच्छी गाड़ी चलने के लिए पार्किंग चाहिए, उन्हें क्लब हाउसेज चाहिए। आपके लिए और मेरे लिए कॉमन हो सकता है, बट दिल्ली में जाके देखिए क्लब कितने लोग यूज कर रहे हैं। सही बात। पार्किंग तक नहीं है, अच्छी अच्छी कोठियाँ, पार्किंग तो बहुत दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए तो कुछ बचेगा नहीं ट्रम्प टावर में। नहीं, मध्यम वर्ग के लिए तो और चीज़ है नहीं, कुछ और होगा। कुछ और होगा। ठीक है, आपने और मैंने साउथ दिल्ली में कहा, हम भी तो मध्यम वर्ग हैं, हमने भी तो लिया, बट हमें अपने अकॉर्डिंगली प्लान करना है। ऑप्शन सबके लिए है, सबके लिए है। पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि एक आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने फ्यूचर म्यूजियम फ्यूचर करके दुबई में बनाया, जो वन ऑफ द बेस्ट मॉन्यूमेंट है, जो देखने जाते हैं। जिन्होंने वो आर्किटेक्ट किया है वो यहाँ एक प्रोजेक्ट में एसोसिएट हो गए। अच्छा। उन्होंने बहरीन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी डिज़ाइन किया। तो जो
दुबई की बेस्ट मॉन्यूमेंट या वो डेवलपमेंट बना सकते हैं, और जो बहरीन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना रहे हैं वो नोएडा में आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। वो कहाँ आ रहा है? वो जेपी ग्रीन्स परी चौक पे पड़ता है, उसके अंदर आ रहे हैं। उसके अंदर है? उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, एक और इसके अलावा अलावा जैकब एंड कंपनी, फेमस फॉर ज्वेलरी एंड वॉचेस, वो भी इंटीरियर डिजाइनिंग में आ रही है। दे आर ऑल्सो कमिंग इन नोएडा। वो किसी और के साथ होंगे? वो सेक्टर 97 में आ रहे हैं। अच्छा, पर वो बिल्डर तो कोई और होगा ना? बिल्डर आप देखो, सुविधाएं देखो, किस लेवल के लोग आ रहे हैं। तो वो बिल्डर जो कभी बैंगलोर बॉम्बे जिनके आप नाम लेते वो वहां आए नहीं, वो यहाँ आ रहे हैं। वो यहाँ आ रहे हैं। ट्रम्प टावर तो अपने आप में बहुत बड़ी है। ट्रम्प टावर अभी वहां आप देखिए गुड़गांव में, वंडरफुली डन। अच्छा, इसमें एक और भी तो कोई कंपनी थी जिसने आप बनाया, जिसका कंस्ट्रक्शन, बड़ी बिल्डिंग है कोई नोएडा की, जिसका कंस्ट्रक्शन एसीसी ने किया है। हाँ, वो क्या है? वो आपका सुपरनोवा है, स्पायरा है। वो एसीसी क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताया कंपनी। जिसने बुर्ज खलीफा बनाने में काफ़ी सपोर्ट किया है। अच्छा जी, अरेबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी। जी, उसको उसमें उसका आप समझिए, ये यमुना के बैंक पे था, पानी बहुत जल्दी आ जाता था, ठीक है। तो उसके लिए एक हमें स्पेशलाइज कंपनी, वो बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 75 to 80 फ्लोर्स डिपेंडिंग ऑन द, अभी कुछ बीच में वो था 80 फ्लोर की बिल्डिंग या 75 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना मजाक नहीं है। सही बात। तो इंडिया की सबसे ऊंची इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए होता क्या है कि हम लोग नोएडा में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, उस चीज़ को कोरिलेट नहीं करते, लेकिन एक बार हम एडवर्टीजमेंट देखें, हम प्राइस ब्रैकेट देखें, हम डेवलपमेंट देखें, तो उधर तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर रहे हैं, हम चाइना से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। उधर हम आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुबई से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। रात दिन काम हो रहा है, जो काम 7-8 दिन में होता था वो 24 घंटे में करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई आपका जो रोडवेज बन रहा है, वहाँ हम 12 घंटे में मुंबई पहुँच जाएंगे, जो अब तक 4-4 3-3 दिन में जाते थे। तो हो क्या रहा है कि एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ इज नोएडा। और मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ, अगले 10 साल बाद, 8 साल बाद आप शायद बॉम्बे और नोएडा की बात करोगे, मैं भी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। वो तो सैचुरेटेड हो गई है, सैचुरेटेड है। देखिए हर डेवलपमेंट के लिए यू नीड अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड मनी और गुड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। वो आज यूपी में है, और स्पेस भी चाहिए होता है आपको एक्सपेंड करने के लिए, जो नहीं है। बड़ी चीज़ तो स्पेस है, बिना स्पेस के क्या करोगे? अच्छा, इसमें एक सवाल अब ये पैदा होता है कि जब इन्वेस्टमेंट इंसान करता है तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कोई शहर डेवलप हो रहा है तो किस स्टेज पर आदमी इन्वेस्टमेंट करे। जैसे सपोज अब नोएडा की बात करें, अगर हम शुरू में कर देते तो हमको सस्ता मिलता, एप्रिसिएशन होता। अब तो नोएडा में दाम 7वें आसमान पहुंच गया, तो अब क्यों इन्वेस्ट? अगर आप शुरू में कर रहे होते तो हो सकता हाथ जल गए होते, आप भी नीलमणि जी की तरह नाराज होते। तो वो असल में होता क्या है, हम सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, हम उसका पेन नहीं देखते। ठीक है, तो हमें बीच का रास्ता निकालना है कि कम से कम पेन हो और हमारा रिस्क थोड़ा सा लिमिटेड हो और हमें पैसा हमें बच जाए। तो उसके लिए हर शहर का डिफरेंट स्टेज होता है, डेवलपमेंट का स्टेज होता है। उस स्टेज पे मैं आपको इस पे बना के बताता हूँ कि मतलब मैं चाह भी रहा था कि आप मैप के जरिए कनेक्शन पूरा थोड़ा सा एयरपोर्ट का। मैं इसमें 2 चीज़ें कर देता हूँ अभी हाथों हाथ। एक तो व्हाट आई विल डू, मैं इसमें आपको पहले स्टेजेस बता देता हूँ कि स्टेज में जनरली एज पर माय नॉलेज, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। नहीं, मेरे मुताबिक अगर 20 साल आपने दिए हैं इस पे तो आपके पास एक्सपर्ट पूरा होगा। नहीं ऐसा ना, एक्सपर्टीज है, इसीलिए शायद आप यहाँ बैठे हैं। तो इसमें धर्मेंद्र जी आपके माध्यम से मैं बता देता हूँ कि इसमें ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ हमें किस लेवल पे क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है। गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, ठीक है, इनिशिएट किया तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो ऐसी गवर्नमेंट के इनिशिएशंस बहुत स्टेट में देख चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले वो बाइंग करते हैं, वो करते हैं आपका इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। मुझे और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये हमें दिखता है 10 साल बाद 15 साल बाद कि अच्छा ऐसा भी बिका था। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट आया तो क्या होगा, इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉय आएंगे,
एम्प्लॉय आएंगे तो एम्प्लॉय की फैमिली आएगी। फैमिली आएगी, यही है। कैलकुलेशन तो यही है। एम्प्लॉय की फैमिली आई तो क्या चाहिए? सिक्योरिटी सुविधा। हाँ, हमें क्या चाहिए? मॉल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल स्कूल चाहिए, चाहिए। और यहाँ जो नोएडा का भी फेस है, हमें लग्जरी लिविंग भी चाहिए। एक लेवल के बाद वो भी जरूरी होती है। क्योंकि आज नोएडा बच चुका है, वो कहते हैं कि भैया अब एवरीथिंग इज सेट हियर, अब मैं यहाँ रह सकता हूँ। तभी ये बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और दिल्ली वाले बाहर निकले। अब जब एम्प्लॉय आता है और एम्प्लॉय फैमिली आती है या इंडस्ट्री आ गई, तो जब इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्रियल प्लॉट आ गए। कुछ लोग बिगर प्लॉट्स खरीदते हैं। अगर आपने देखा हो किसी भी बी टाउन में 1000 मीटर का प्लॉट, 2000 मीटर का प्लॉट, 3000 खाली पड़े हैं, ये 15 साल पहले लोगों ने खरीद लिए। और कुछ लोग अब भी यहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीद रहे होते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्लॉट हालांकि थोड़े छोटे हो जाते हैं, 500 मीटर 700 मीटर, यहाँ बड़े प्लॉट होते हैं 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़। अब इंडस्ट्री आ गई, एम्प्लॉय आ गए। अब एम्प्लॉय क्या करेगा? बेचारा छोटा स्मॉल रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदेगा या फ्लैट खरीदेगा। तो ये डिफरेंट फेज है। दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 2, दिस इज फेज 3 एंड दिस इज फेज 4। तो आज अगर आप मेरे से पूछें, यमुना एक्सप्रेसवे इस फेज में है और इस फेज में है। नोएडा एक्सटेंशन लगभग इस फेज में है या परिचौक के फेज ये वाला एरिया, और नोएडा इस फेज में, चौथे फेज। अगर आज आपको कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पॉपुलेशन बैक्ड बाय फाइनेंशियल, कि वो ओके हो। ऐसा ना हो कि मैंने कहीं वहाँ दुकान खोल ली और वहाँ जो सैलरी सेगमेंट है वो 10, 12, 13 हज़ार रुपये वाली और मैं बेच रहा हूँ बहुत महंगी चीज़ें। तो ये अगर कमर्शियल एक्टिविटी करनी है तो दिस इज द प्लेस जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी। लोग हैं, अब उनकी डिमांड है कि मैं कोई खरीदारी करूँ, अच्छे स्कूल में जाऊँ। आज नोएडा में कोई भी अच्छा ऐसा स्कूल नहीं जिसकी फीस 25,000 30,000 रुपये महीना से कम हो। मतलब एक लेवल के बाद लोगों को हालांकि इधर अगर आप देखते हैं जहाँ नोएडा एक्सटेंशन है और परिचौक के आसपास है, वहाँ स्कूल की फीस कम है, और अभी यमुना पे स्कूल्स आर नॉट देयर। अच्छा, हाँ, कुछ बन रहे हैं, कॉलेजेस हैं कुछ। स्कूल किसके लिए बनेंगे? बच्चों के लिए, जो फैमिलीज आएंगी। कॉलेज तो इसलिए कि कॉलेज को लैंड सस्ती मिल गई और उन्होंने आउटस्कर्ट में खोल दिया और अपनी बसेस लगा दी। स्कूल नहीं है अभी। बट स्कूल क्या है, बच्चे छोटे हैं, उन्हें उतना समझ नहीं होता, पेरेंट्स थोड़ा सा ज्यादा उनके लिए केयर करते हैं। तो ये है। तो ये इसका एक सिंपल सा है। आप ये देख लीजिए कि कहाँ क्या आपको सेटल होना है, क्या आपके गोल्स हैं, तो वो मैं और मेरी टीम आपको सपोर्ट कर देगी टू गाइड बेस्ट की आपको क्या लगे। अब मुझे इसमें एयरपोर्ट और आपने जो DMIC और जो फ्रेट कॉरिडोर है, जी जी जी, उसको समझाते हुए मुझे समझा सकते हैं कि लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते? ऐसा है नीलमणि जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये मानिए कि ये हमारा NH24 हो गया, और ऐसे करके ये हम परिचौक आ जाता है। ये हमारा अक्षरधाम मंदिर हो गया, ये हमारा DND फ्लाईओवर हो गया, ये हमारा कालिंदी कुंज हो गया। यही हमारी 3 एंट्री दिल्ली से। इस साइड हमारी यमुना हो गई, और ये हमारी हो गई हिंडन। ये हो गया हमारा नोएडा, नोएडा इज लिमिटेड। ये हो गया हमारा गाजियाबाद, गाजियाबाद में भी इंदिरापुरम। ये हो गया हमारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ये हो गया हमारा ग्रेटर नोएडा ईस्ट, और ये हो गया हमारा एयरपोर्ट। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में 3 अथॉरिटी हैं, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसे हम कहते हैं YEIDA। ये डन। अब परिचौक से थोड़ा सा हम लेफ्ट लेते हैं और राइट जाते हैं, और इधर से हमारी GT रोड आ जाती है, जिसे हम GT रोड कहते हैं, जो शेरशाह सूरी जी ने बनवाई थी, बहुत जो कि पठानकोट से शुरू हुई कलकत्ता तक जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। ठीक है। यहाँ एक जगह पड़ती है बड़ाकी। अच्छा, क्या हुआ, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये यहाँ से लुधियाना से ऊपर से आया, बड़ाकी से होते हुए कलकत्ता चला गया। इसे हम कहते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि ये ईस्ट में। बड़ाकी से दूसरा आया
ये गया जवाहरलाल पोर्ट मुंबई। ट्रस्ट, बॉम्बे, मुंबई। मुंबई। ठीक है। ये दिस इज द ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड जंक्शन हो गया है। जंक्शन हो गया। ये दोनों लाइन जो इंडिया की लाइफलाइन बनेगी अगले 5 साल में, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ बुराकी है। एक ही जगह है बस ये, एक ही जगह, पूरे देश में। पूरे देश में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नोएडा से स्टार्ट हो रहा है। ये जो एरिया है इसे हम कह रहे हैं दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन अच्छा। या न्यू नोएडा। ठीक है। सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा DMIC या DFC। ये इसे हम क्या लिखते हैं, ये हमने अभी DFC कवर कर लिया। ठीक है। डन। ठीक है। अब इस DFC के 150 किलोमीटर ऐसे ये हो गया आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके। जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो अब इस 150-200 किलोमीटर की रेंज में होगा, क्योंकि लाइफलाइन इसका यही रहेगा। ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्रोडक्ट बने, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप ये मानिए जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, भला ये आप US ले लीजिए, आप चाइना ले लीजिए, चाइना तो सबसे सस्ती है। चाइना में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ओनली 6%। अच्छा। और इंडिया मतलब अगर 100 रुपए है तो सिर्फ 6 रुपए दे रहा है। इंडिया में इट इज एज हाई एज 24%। अरे 24%। जी, तो अब उसको क्योंकि डाउन करके रुक रुक के जा रही है मालगाड़ी और रोक दे रहे हैं सब कुछ, और हर जगह एक्सेस नहीं है। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इसे 7-8% पे लाना चाहती है, इसीलिए 2007 से प्रोजेक्ट इनके लाइन था। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर जेवर एयरपोर्ट में 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो DFC में आपका 1,25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और इसमें 7,65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। 7 गुना 6-7 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उससे, DFC से, DFC से, एयरपोर्ट से तो कहीं एयरपोर्ट से तो कई गुना ज्यादा। हाँ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट रीजन है जिसे हम न्यू नोएडा कह रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ये यहाँ जा रहा है। आज सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ होना है, सब कुछ यहाँ होना है। जितनी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं वो सारी इसी उस पे आ रही हैं। अच्छा, मैं एक चीज और समझ पा रहा हूँ इसमें, जो सामान पूरब से पश्चिम जाना होगा या पश्चिम से पूरब, उसका इंटरसेक्शन यहाँ है। इंटरसेक्शन, तो तुम जो आप सवाल पूछ रहे थे, नोएडा इसी जगह पर ये इंटरसेक्शन पे चेंज होगा। मालगाड़ी यहाँ से उतार के वहां, वहां से उतार के यहाँ। आपके ट्रक्स लद के आएंगे। हाँ। इसमें ट्रक्स निकल जाएंगे। अब इसमें आपका बहुत, मतलब आप ये मान लीजिए, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि लगभग 5 लाख ट्रक जो काम करते थे वो अब एक दिन में ये ट्रेन काम करेगी। मतलब जो सामान कलकत्ता से आया तो आप मुंबई जाना आप लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट निकालिए, तो बुड़ाकी आकर के उतरेगा सामान और वहां से दूसरी मालगाड़ी भी जाएगा और मुंबई। इसमें ये जो एरिया है ये कप्पा 2 के नाम से है, जो दोनों के इंटरसेक्शन के पॉइंट है। ये सबसे बड़ा मल्टी मॉडुलर लॉजिस्टिक हब बना रहे हैं। यहां आपका रोड भी हो गया, यहाँ आपका फ्रेट कॉरिडोर भी हो गया, और यहाँ एयरपोर्ट भी हो गया। अभी 2041 के मास्टर प्लान में अब तक क्या था, मैं एक रफ मैप बना देता हूँ। ये ऐसे था आपका ना मास्टर प्लान। 2041 में इन्होंने ये फ्रेट कॉरिडोर तक ले गए हैं ये। अच्छा, उसको शामिल कर लिया। 2041 में इन्होंने एक्सटेंड करके यहाँ ले गया। तो ये यहाँ चोला करके एक रेलवे स्टेशन है। तो चोला से लेके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब तक ये सारा इतना मूवमेंट होएगा, इतनी जॉब्स क्रिएशन होगी। आपको फिर बता देता हूं, पॉपुलेशन ऑफ यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया इन 2031 से 36 लाख, जो कि जहां आप अभी खाली बता रहे हो। और नोएडा के भी 36 लाख को अगर आप 4 लोगों से डिवाइड करो, 9 लाख हाउसिंग यूनिट इज रिक्वायर्ड। पर मेरा सवाल फिर से यही आएगा कि 9 लाख रिक्वायर्ड तो है, लेकिन सरकार को थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। नहीं, लोग बिल्डर फ्रॉड ना करे। नहीं देख, क्योंकि देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर बड़ा सिंपल है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। यहाँ कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसकी जमीन एक्वायर्ड नहीं है या गवर्नमेंट ने उसके लिए नहीं सोचा। आप मास्टर प्लान में उठा के देख लीजिए, सब कुछ दिखता है। कहीं स्कूल है तो सारे स्कूल्स हैं, कहीं IT है तो सारी ITs हैं। अब अगर आप उसे भी, उसके मास्टर प्लान को भी इग्नोर कर रहे हैं, दैट मींस यू आस्किंग फॉर ट्रबल। मास्टर प्लान को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। जो बिल्डर फ्लैट्स बनाए, जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो, वो समय पे डिलीवर्ड हो जाएंगी, बस इसके लिए सरकार। अब तक क्या था कि 9 साल का टाइम था, अब तो बिल्डर ही वो आ रहे हैं जिन्हें 100% पैसा दे दिया। अब तक क्या हो रहा था, आपके 100 रुपए लग रहे थे, वो भी 9 साल में लगते।
नहीं, आपने एक बात बीच में बहुत अच्छी कही कि 2 साल के अंदर सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब जो भी बिल्डर्स आ रहे हैं अथॉरिटी कह रही है आप 100% पे करो। ये सबसे बड़ी बात है। तो आज पहले जो है, पहले आपका अगर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था तो आप 50 करोड़ रुपए लगा के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पा रहे थे। आज 500 के 500 आप लगा के दे रहे हो। अच्छा, इसका नेगेटिव थोड़ा सा इम्पैक्ट क्या है कि अब 500 की कॉस्टिंग पे ब्याज दे रहा है तो वो थोड़ा सा आपसे चार्ज ज्यादा लेगा, इसीलिए रिसेंटली आप कह रहे हो रेट बढ़ गया। रेट बढ़ा नहीं है, करेक्शन हुआ है सर। लेकिन लोगों को निश्चिंत होने की जरूरत है कि अब जो भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है आप अच्छा देखिए, हर चीज फ्री होके इसकी भी 2-3 चीजें हैं नीलमणि जी। आप लोन लीजिए, जिन बिल्डर्स की आप बात कर रहे हैं उन पे लोन नहीं मिल रहे। आप ऐसी प्रॉपर्टी मत लो जिस पे लोन नहीं होता। ये बड़ी लोन, फिर लोन लेने वाले प्रॉपर्टी भी फंसे हुए हैं। नहीं, वो कुछ और कारण थे, अब बैंक लोन नहीं दे रहा। देखिए, जो हो गया उसे छोड़िए, होने को तो ये भी हो गया। सेक्टर 18 में मैंने आपने 5-5 लाख के प्लॉट ले लिए होते, आज 10 करोड़ के हो गए होते। जो हो गया उसे छोड़ो। अच्छा, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस जमाने में लिया फ्लैट, उनके एनसीएलटी में फंसे हुए हैं जी। बहुत सारी कंपनियां, बिल्डर चले गए दिवालिया घोषित होकर के। अब जिन लोगों के फ्लैट वहां फंसे हुए हैं उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? मैं कहूँगा उनके साथ रहिए। एक तो पहले हम कुछ कर नहीं सकते, दूसरा एनसीएलटी इज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, अभी आम्रपाली में एनसीएलटी ने एनबीसीसी को अपॉइंट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, सबको घर मिल गए। अच्छा। हालांकि लोग अब भी कह रहे हैं कि एनबीसीसी ने अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं की थी, बट भाई आपने 3,000 का फ्लैट लिया था, 7,000 रुपये 8,000 रुपये आपको पोजीशन में मिल गया और रीसेल भी हो रहा है। देखिए, फिर मैं आपसे कहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत कर रही है, अथॉरिटी बहुत कर रही है, और बिल्डर्स आर ऑल्सो डूइंग टू। उसमें हुआ क्या धर्मेंद्र जी, बेसिक चीज़ बताता हूँ। नोएडा में अगर इतनी डिमांड 2013, 14, 15 में होती है, इस तरह की डेवलपमेंट होती है, तो बाहर का नया ब्लड आता। अब तक क्या हो रहा था, नोएडा में नोएडा के लोग ही खरीद रहे थे। भाई किसी का बेटा सिंगापुर है, उसने पापा बराबर में एक मकान खरीद, उसने खरीद लिया। अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर कमिंग। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका शुरू हो रहा है। कितनी बड़ी बात है कि इंडिया के टॉप, गवर्नमेंट के टॉप के 5-8 प्रोजेक्ट लीजिए, उसमें से 4 प्रोजेक्ट आपका ये नोएडा में है। तो यहाँ तो भरमार है। गुड़गांव में सिर्फ एयरपोर्ट है और NH8 है, इसकी वजह से डेवलप, मारुति ने डेवलप करवा दिया। नोएडा में तो ऐसे हजारों चीज आ रही हैं। तो आप, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आप किसी से भी लीजिए, नोएडा में लीजिए, क्लीन प्रॉपर्टी लीजिए, विद लोन जाइए। ठीक है, अगर आपके पास घर नहीं है तो घर खरीदिए, नहीं है और अगर आप प्राइवेट में है मेरी तरह और लगता है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है, इट्स अ वेरी राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोई अगर फार्म हाउस लेना चाहता है नोएडा में, तो बहुत नोएडा में फार्म हाउस लीगल नहीं है, नहीं लेना है। नोएडा में फार्म हाउस लीगल नहीं है। बहुत सारे ऐड, बहुत सारे देखिए, मैं आपको बताऊं, वो फार्म हाउस नहीं है, वो फार्म लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, एक ज़मीन, एक नदी होती है, नदी का पानी का फ्लो अपना रास्ता चेंज करता है। उस पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए पुश्ता बनाया जाता है। हर नदी के दोनों साइड ऊंची वो बांध होते हैं, बांध बनाते हैं, पुश्ता कहते हैं। वैसे बांध तो डिफरेंट होता है, डैम होता है, पुश्ता बना देते हैं। पुश्ते के अंदर का जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर है। तो कुछ लोग वो एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं, 1-1 बीघे 1008 गज, और बहुत सस्ते रेट पे 4,000, 5,000, मतलब 40-50 लाख में बिका दे रहे हैं। तो वो फार्म हाउस नहीं है, वो फार्म लैंड है। और उसमें भी NGT में बहुत सारे लोग गए हैं, वो डेमोलिश हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब नहीं होना। ये सब तब हुआ था जब डिमांड नहीं थी, लोगों का काम नहीं चल रहा था, लोग बेच रहे थे, लोग खरीद रहे थे। लेकिन अभी भी खूबसूरत फार्म हाउस बहुत बने हुए हैं, मैं खुद गया हूं। बने हुए हैं ना, उन पे सब पे नोटिस जा चुके हैं, कहीं डेमोलिश हो चुके हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं आगे हो जाएंगे। तो आने वाले समय खराब है उनका। भाई पीछे पानी आया था और पूरे पानी में हो गया था। हाँ, लास्ट टाइम यमुना में बाढ़ आई थी लास्ट टाइम। यमुना में अभी भी लोग बहुत NGT वाले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं यमुना का फ्लो, बल्कि ये तक भी बात हो रही है कि बहुत सारी नदियां मिला दी जाए यमुना में इसके पानी क्लीन करने के लिए। तो आगे पानी का फ्लो होगा तो वहाँ 2.5 फुट से ऊपर आप पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जहाँ पानी में रुकावट हो फ्लो में। तो वो हो रहा है। पहले वहाँ पार्टीज बहुत होती थी, अब पार्टीज होनी खत्म हो गई हैं। तो देखिए, करेक्शन होता है, जब प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन होता है। मतलब वो सब इलीगल है, आप ये कह रहे हैं? वो और नहीं लेना चाहिए किसी? हाँ, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब मैंने 20 साल पहले करियर शुरू किया था तब वो 15-20 लाख के थे, आज 45 लाख के हैं। नहीं, उससे भी ज़्यादा है। मैं तो करोड़ों में लोग ले रहे हैं। नहीं, तो बड़ा साइज ले, अच्छा साइज वाइज आपके लैंड का रेट यही है, 4500, 5,000 मैक्सिमम, और 1700 में भी कहते हैं। तो कॉस्ट भी नहीं बढ़ी। अब सेंटीमेंट्स आर नेगेटिव, मतलब वो जितना भी पैसा लगा रहे हैं वो सब पानी है, पानी में है। पानी आपको गाय भैंस पालनी है, दूध पालन करना है तो ले लो, तब ठीक है, डेयरी चलानी है।
बट फिर भी फिर वही वाली बात है कि नहीं, फार्म लैंड ही लेना है, अगर यूज़ करना है तो ले सकते हैं। फार्मलैंड, हाँ आप ले लो, आप अपने नाम 1 बीघे की रजिस्ट्री करो और आराम से वहाँ ग्रीनरी व्रीनरी घास वास लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, हालांकि लोग कर रहे हैं, बट अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे छापे पड़े हैं, तो वो है। लेकिन फार्म हाउस नहीं है यहाँ पर नोएडा, फार्म हाउस नहीं है, लीगल नहीं है कहीं, लीगल नहीं। तो जिसको फार्म हाउस लेना हो नोएडा से बाहर जाए, फार्म हाउस लेना हो तो वो हरियाणा, क्योंकि बहुत से लोग गांव से निकले हुए हैं, वो चाहते हैं वो जीवन एग्जैक्टली इसी वजह से फार्म हाउस हो, अपना शांति से एक कमरा हो, अच्छे से रहें खुले में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीकेंड में चले जाएं, बिल्कुल बिल्कुल चाहते तो हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन? हमें विद इन द नॉर्म्स रहना चाहिए। नहीं उनके लिए क्या ऑप्शन? नोएडा में है ही नहीं, नोएडा में लैंड इज़ वेरी स्पेसिफिक कि इस एरिया में ये होगा, फार्म हाउस के लिए कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, वो हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा में फार्म हाउस है। हालांकि कल काफ़ी फार्म हाउसेज फरीदाबाद और गुड़गांव में भी डेमोलिश हुए हैं, अलग अलग नॉर्म्स हैं। देखिए बड़ी अजीब सी चीज़ है कि नोएडा में लैंड जो अलॉट हुई वो 2008 में हुई, एनजीटी शायद 2009 में फॉर्म हुई, तो एनजीटी ने 2016 में कहा कि यहाँ ओखला बर्ड सेंचुरी बननी है, मतलब 2008 में अलॉट हो गई, 2009 में वो एजेंसी बनी है और 2016 में, तो ये तो है सर यहाँ हो गया है, बट अब धीरे 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 सब कुछ सॉर्टेड आउट होना है। मेरा मतलब क्या है सर कि कोई भी यंग ब्लड आए, गुड़गांव अफोर्डेबल नहीं है, गुड़गांव इज़ वेरी एक्सपेंसिव, उसे अपना एक छोटा सा घर खरीदना है तो नोएडा आज वो खरीद ले। उसे अगर फ्यूचर देखना है, डेवलपमेंट इतना आ रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़नी है, तो कल को उसका खरीद फरोख्त भी हो जाएगा, कमर्शियल एक्टिविटी का, तो राइट है। मतलब ये वो रॉकेट है जो समय जो है ना, बहुत ये अच्छा रॉकेट है जो उड़ेगा, बहुत ऊपर उड़ेगा, बेंगलोर पुणे कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, मुंबई और शायद दिल्ली भी साइडलाइन हो जाएगा, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है दिल्ली से बाहर हो रहा है। तो आज मैं दिल्ली नहीं, आप कैनॉट प्लेस कब गए थे लास्ट टाइम? नहीं, मुझे भी याद नहीं, कब मुझे 2 साल हो गए। हाँ। तो दिल्ली में अब डेवलपमेंट देखिए, जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्री का मेन कॉस्ट होता है रेंटल, तो कोई भी कंपनी कैनॉट प्लेस में नहीं है, इन्फोसिस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, हो ही नहीं सकती, रेंटल्स आर वेरी हाई, तो रेंटल्स के लिए भागता है। गुड़गांव की बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, अभी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में बहुत सारी आनी है, तो अगले 10 साल नोएडा के हैं और नोएडा विल बी ऑन डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो दीपक जी ने सारे जो चीज़ें थी, कन्फ्यूजन था, वो क्लियर किया, तो बहुत अच्छा लगा। और दर्शकों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशंस दीजिए, ताकि हम आगे फिर अच्छा कुछ करने की कोशिश करें उस सजेशन के आधार पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी। थैंक यू। और मुझे लगता है कि फिर से कुछ क्वेरी जनरेट होंगी तो हम अगले महीने फिर आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहेंगे, थैंक्स, एक नए टॉपिक पर, नए मुद्दों नए मुद्दों पर। थैंक यू, धन्यवाद।